माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला इन अ कम्प्लेक्स नंबर के बारे में। जैसा कि हम पिछले दिन आप लोग को बता चुके हैं कि ज्योमेट्री ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है इसमें बहुत सारा टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक। तो हम उसको पार्ट बाय पार्ट अलग अलग लेक्चर में करके ही कवर करेंगे। अगर एक सिंगल लेक्चर में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा और वो ठीक भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम उसको अलग अलग सेगमेंट में ब्रेक कर दिए हैं। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ज्योमेट्री के अंदर में, और आज के क्लास में हम सेक्शन फॉर्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, टॉपिक है आपका सेक्शन फॉर्मूला इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हम उसी की बात कर रहे हैं। अब अगर हम इसमें बात करें ना तो मान लेते हैं मेरे पास लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, be two complex number affixes by points P and Q रिस्पेक्टिवली। हम क्या बताए हैं? बताएं कि मेरे पास दो पॉइंट दिया हुआ P जिसका कोऑर्डिनेट है Z1 और दूसरा पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है Z2। ये कोई दो पॉइंट मेरे पास दिया हुआ है। देन इस केस में देन अ पॉइंट R divides the line segment PQ internally in the ratio m/n, then the coordinate of Z is coordinate of R is क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं कि PQ एक लाइन सेगमेंट है जहां पे P का कोऑर्डिनेट Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट कर रहे हैं, Q को Z2 से कर रहे हैं। तो अगर बीच में कोई एक तीसरा पॉइंट है जो इस लाइन को M और N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली पॉइंट कट कर रहा है PQ को, है ना, M और N के रेशियो में, देन R का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है बच्चों mZ2 प्लस nZ1 अपॉन M प्लस N। क्लियर? अगर मेरे पास कोई एक लाइन सेगमेंट PQ दिया हुआ है जहां P को Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट कर रहे हैं, Q को Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट कर रहे हैं, और R एक ऐसा कोई पॉइंट है इस PQ लाइन सेगमेंट के ऊपर में जो इस पूरे लाइन सेगमेंट को और M और N के रेशियो में डिवाइड करता है, देन उस केस में जो R का कोऑर्डिनेट होगा वो आपका निकलेगा mZ2 प्लस nZ1 अपॉन M प्लस N। क्लियर? अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट है इफ R इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, देन अगर R आपका मिड पॉइंट होगा तो M और N का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 और 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ ये M और N का वैल्यू 1 अगर हम कर देंगे तो Z1 प्लस Z2 होल अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये R डिवाइड्स PQ एक्सटर्नली, देन अगर मान लेते हैं ये अभी इंटरनली कट करा, अगर एक्सटर्नली PQ को R कट करेगा देन इस केस में कोऑर्डिनेट ऑफ R जो होगा, ये आपका कितना हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा mZ2 माइनस nZ1 अपॉन M माइनस N। क्लियर? तीसरा पॉइंट है इफ Z1, Z2 एंड Z3 are vertices of a triangle, then centroid of triangle is Z1 plus Z2 plus Z3 होल अपॉन 3। हम कह रहे हैं कि अगर कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है जहां पे Z1, Z2, Z3 उस ट्रायंगल का वर्टिसेस है,
देन उस ट्रायंगल का अगर सेंट्रॉइड पूछता है तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होल अपॉन 3 ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर? तो ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला का ये थ्योरम है ना। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़े होंगे इसके बारे में, सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला का थ्योरी है। आप बहुत सारा कुछ इसमें से जानते ही होंगे, आप पढ़े भी हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो आपको पहले से ये सारा चीज मालूम होगा, है ना। बहरहाल कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में हम इसको पढ़ रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आपको ये 100% क्लियर हो जाए, तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखिए ये दिया हुआ है आपका Z1 Z2 Z3। क्वेश्चन में दिया हुआ है Z1 Z2 Z3 बी द एफेक्सेस ऑफ वर्टिसेस ए बी सी और सी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल एक है ए बी सी, जहां पे ए का कोऑर्डिनेट Z1 है, बी का कोऑर्डिनेट Z2 है और सी का कोऑर्डिनेट Z3 है। ठीक है, हैविंग सेंट्रॉइड G। तो सेंट्रॉइड अगर G है, कोऑर्डिनेट Z1 Z2 Z3 है, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3 G का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर? आगे क्या दिया हुआ है, Z बराबर 0 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। और ये Z नहीं है, ये Z1 है ना। क्वेश्चन में ये Z1 है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। Z1 इज इक्वल टू 0 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। क्लियर? Z1 इक्वल टू 0 इज द मिड पॉइंट ऑफ Z1 इक्वल टू 0 इज द मिड पॉइंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू 0 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ठीक है, ये दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, चूंकि मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के केस में क्या पढ़े हैं, मिड पॉइंट के केस में आप पढ़े हैं प्लस Z1 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू Z1 बराबर 0 है तो ये 0 मिड पॉइंट है। Z1 मिड पॉइंट है किसका, ए और जी का। तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, दोनों में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो मिड पॉइंट के केस में होता है। जैसे अभी आप पढ़ के आए हैं कि ए और बी, जैसे ये P Z1 कोऑर्डिनेट था और ये Q Z2 कोऑर्डिनेट था, बीच में कोई R है जो इस पॉइंट को, है ना, सेम रेशियो में 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब ये मिड पॉइंट है। देन इस केस में आप क्या पढ़े, Z1 प्लस Z2 होल अपॉन 2 इसका R का कोऑर्डिनेट का वैल्यू हो जाएगा। यही चीज हम यहाँ पे बच्चों इंप्लीमेंट किए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम आप ले लीजिए। जब आप एलसीएम लीजिएगा तो होल एलसीएम यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 3Z1 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये हो गया Z1 कितना टाइम होगा, 3 प्लस 1 4 टाइम हो गया, तो 4Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होल डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर अगर 6 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 4Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए किस नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, 4Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर 0। ये ए नंबर ऑप्शन है, तो यहाँ से ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन पे आइए। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ Z1 Z2 Z3 Z4 आर द एफेक्सेस ऑफ वर्टिसेस ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, तो अगर हम लोग पैरेललोग्राम की बात करें, ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम का फिगर है आपका। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ए बी सी डी, जिसमें ए का Z1 दिया हुआ कोऑर्डिनेट, बी का Z2 दिया हुआ, इसका Z3 दिया हुआ और ये Z4 से बता रहा है। तो दो डायगोनल होगा यहाँ पे पैरेललोग्राम ए बी में दो डायगोनल होगा। AC एक पहला डायगोनल होगा, AC एंड BD आर two diagonals in parallelogram, ABCD होगा। क्लियर है? अब देखिए हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। हम क्या जानते हैं, we know that diagonal of parallelogram bisect each other। ठीक है, दोनों को जब बाइसेक्ट करता है तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो AC का है ना,
मिड पॉइंट होगा वही मिड पॉइंट आपका BD का भी होगा, तो ये Z2 प्लस Z4 अपॉन 2 हो जाएगा, है ना, दोनों का सेम मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ से अगर हम 2 और 2 को कैंसिल करा दें तो क्या कंक्लूजन पे निकलते हैं, Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z4 आपका हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो रूल हम यहाँ पे बच्चों लगाए हैं, क्या रूल लगाए हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो दोनों को एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो सेम होगा, और जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अभी हम पढ़े हैं Z1 प्लस Z2/2, अगर दो पॉइंट के बीच का हम कहते हैं तो ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं तो आपका ए नंबर यहाँ से करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, Z1 Z2 Z3 आर द एपेक्सेस ऑफ वर्टिसेस of a triangle having its circumcenter at the origin if Z is the apexis of its orthocenter then। अब ये कह रहा है हम लोग जानते हैं we know that in a triangle ABC centroid G circumcenter O and orthocenter O dash are collinear, है ना, और इस तरीके से है कि such that G divides O dash in the ratio 1:2। कहा क्या रहा है, ये तीनों जो होगा हम लोग जानते हैं कि ये कॉलिनियर होगा, किसी भी ट्रायंगल के अंदर में सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर और ऑर्थोसेंटर कॉलिनियर होता है। क्लियर, तो O आपका सर्कमसेंटर है, G आपका सेंट्रॉइड है, और O डैश जो है ये आपका क्या है, ऑर्थोसेंटर है। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड जो है ये O डैश को 1 इंटू, ये आपका हो जाएगा 1 इंटू जेड प्लस 2 इंटू 0, ये 1 और 2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू जेड, तो यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा ओनली जेड। तो इस केस में अगर हम निकालेंगे तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और अगर हम जेड को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, तो आपका ये निकल के आ जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 माइनस Z इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 माइनस Z इक्वल टू 0, जो बी नंबर ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। क्लियर, तो 3 क्वेश्चन अभी हम करवाए हैं, तीनों क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन यही डिफिकल्ट लग रहा है, बाकी का जो दोनों क्वेश्चन है वो आपका आसान क्वेश्चन था, और बाकी क्वेश्चन यहाँ है नहीं। तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक बात करते हैं, जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो इससे आगे हम टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। फिलहाल इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।